हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आज साकेत वर्मा। आज के सेशन में हम लोग नीट 2024 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस कवर होंगे जो प्रीवियस यानी पार्ट नंबर 1 पे कवर नहीं हुए थे। पार्ट नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट नंबर 1 को जाके वॉच कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन जो कवर किए थे वो मेनली क्लास 12 के थे। ठीक है, आज के सेशन पे हम लोग क्लास 11th वाले सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि वेटेज किस तरीके का था, है ना। और आपको एक डिफिकल्टी लेवल, और जो स्टूडेंट 11th के हैं वो सिर्फ 11th का देख सकते हैं, या जो 12th के हैं वो 12th का देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम साकेत वर्मा है और मैंने एमटेक किया है आईआईटी गुवाहाटी से। और मैं एक्सपर्टाइज जो मेरा है वो फिजिक्स है फॉर जेडब्ल्यू नीट एंड सीयूईटी। और वो सारे एग्जाम्स जो फिजिक्स पूछते हैं, जिनके एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स पूछा जाता है, उन सभी के लिए आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस 14 प्लस का है ना। तो आप मेरे से डेफिनेटली इस फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर नीट के अलावा क्या ऑप्शन है, अगर ये सारी चीजें आपको देखना है तो आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मुझसे जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है वो कमेंट सेक्शन में, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम लिंक दिया है उस टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लो, है ना। और वहां पे ग्रुप डिस्कशन के लिए ग्रुप भी मैंने रखा है, वहां पे आप सारी चीजें मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम द रोलिंग मोशन। ठीक है, जनरली स्टूडेंट इसको, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं था तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने छोड़ दिया हो, बट हमने इसको अपने क्लास में कवर किया है। काफी इजी क्वेश्चन था। ए व्हील ऑफ ए बुलॉक कार्ट इज रोलिंग ऑन ए लेवल रोड एज शोन in figure below. If its linear speed is v in the direction shown, which of the following option is correct? P and Q are the highest point of the wheel. ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मान लो ये व्हील जो है इस तरीके से इस डायरेक्शन पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे लीनियर वेलोसिटी कर रहा है, तो इस व्हील के हर पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे होगी हर पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये पॉइंट क्यू पे भी, ठीक है, यहाँ सेंटर पे भी, या यहाँ पे अगर आपको निकालना है यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वेलोसिटी का डायरेक्शन यही होगा, यहाँ पे भी वेलोसिटी का डायरेक्शन यही होगा। सभी तरफ इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? सेम होगा। और ये किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के। ठीक है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के। ठीक, अब आ जाते हैं, अगर मैं बात करूं कि रोलिंग की, तो अगर आप इसको रोल करा रहे हो, ठीक है, अगर ये रोल भी हो रहा है जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि इट इज ऑल्सो रोलिंग, तो अगर ये रोल हो रहा है तो इसके जो वेलोसिटी होंगे पॉइंट पी पे, सेंटर पे, या इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, वो किस डायरेक्शन पे होगा? तो पॉइंट पी पे अगर हम जाएंगे तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे होगा। इस पॉइंट पे जाएंगे तो जो रोलिंग मोशन है उसका वेलोसिटी इस तरफ आएगा, यहाँ पे ये इस तरफ आ जाएगा, और इस पॉइंट पे हमारे से, मतलब रोलिंग के केस में जो रोटेशनल मोशन जब होता है तो पॉइंट के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो यहाँ पे कितना वेलोसिटी होगा? तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा? तो ये ओमेगा इंटू आर। यहाँ पे भी कितना होगा? ओमेगा इंटू आर। और यहाँ पे भी कितना होगा? ओमेगा इंटू आर, क्योंकि एंगुलर स्पीड हमने लिया है ओमेगा, और आर क्या है? इस पर्टिकुलर व्हील का रेडियस। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी कितना है, तो हमको पूछा था वेलोसिटी एट पॉइंट पी पे ज्यादा है कि कम है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी पे दो तरीके से वेलोसिटी वहां पे एग्जिस्ट कर रही है। एक बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड मोशन जो लीनियर वेलोसिटी है, और दूसरा बिकॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि हमको इस क्वेश्चन में वी दिया हुआ है, ये हो गया वी सी एम, मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और पी पे कितना होगा? ओमेगा इंटू आर। तो ये ओमेगा इंटू आर को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? किसके इक्वल होता है? ये लीनियर वेलोसिटी के। ओमेगा आर इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, है ना। ये क्या है? ओमेगा आर, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू वीसीएम। ठीक है, अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू, तो वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू कितना होगा? तो वेलोसिटी आप देखो, लीनियर वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन पे है, और ये पॉइंट क्यू पे जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, वो किस डायरेक्शन पे है? रिवर्स डायरेक्शन पे है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस। तो ये कितना हो गया? जीरो। सो पॉइंट क्यू पे जो आपका वेलोसिटी आ रहा है, नेट वेलोसिटी, वो कितना आ रहा है? जीरो। और पॉइंट पी पे कितना आ रहा है? डबल हो रहा है। मतलब पॉइंट पी पे ज्यादा है और पॉइंट क्यू पे कम है, यानी कि पॉइंट पी ज्यादा स्पीड से मूव करेगा कंपेयर टू पॉइंट क्यू। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है। ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइक्लिक एबीसीडी ए एंड द वर्क डन बाय द
गैस अलोंग द पाथ बीसी, देखो सिर्फ पाथ बीसी बोला है। अब इसमें कई लोगों ने क्या मिस्टेक किया, जैसे ही इसने क्लोज पाथ देखा तो कई लोगों ने क्लोज पाथ यानी कि क्या होता है वर्क डन, चलो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन क्या होता है, अगर आपका क्लोज लूप है तो क्लोज लूप यानी कि वर्क डन ड्यूरिंग ए बी सी डी ए, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ठीक है। तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ क्या है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया यहां से 200, इसका हाइट हो गया, विड्थ है इसका 300, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब है तो 10⁻⁻⁶, तो ये हो गया 3 इंटू 2 6 और 10⁻⁻3, मतलब कि 60। तो कई लोग इसका आंसर क्या करेंगे 60 जूल, अब आंसर एक ही है 60 जूल, तो कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। लेकिन -10 क्यों आया है, बिकॉज इसमें जो ये प्रोसेस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, सिंस इट इज एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वर्क डन कितना हो जाएगा -60 जूल, ठीक है। लेकिन ये कब है, देखो ये कंप्लीट पाथ के लिए है, ए बी सी डी ए के लिए है। यहां पे हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा है, ओनली बीसी के लिए, तो बीसी के लिए क्या होना चाहिए, बीसी के लिए अगर बोले तो पाथ बीसी, सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये क्या है गैसेस है ना, तो गैस के लिए क्या होता है वर्क डन, गैस के लिए यहां पे आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, यानी कि प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, कौन से पाथ पे, बी से सी पे, ये जो बी से सी पाथ है, ये वाला जो पाथ है यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, ये 400 सेंटीमीटर क्यूब का वही है, बस प्रेशर की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे जीरो है ना, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। तो जीरो क्यों होगा समझ में आ गया आपको, वैसे ही हर प्रोसेस का निकाल सकते हो आप है ना, आप यहां से सी से डी का भी निकाल सकते हो, सेम चेंज इन वॉल्यूम आपको निकालना है, प्रेशर कांस्टेंट है 300, और ए से बी का भी निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वहां पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, मतलब ए से लेके डी तक भी जीरो होगा, बी से लेके सी भी जीरो होगा, ए से बी तक आपका आ जाएगा 300 के मतलब 30 के आसपास, और सी से डी का आ जाएगा 90, ठीक है। एरिया निकालना है, एरिया निकालेंगे ए से बी का, तो ये वाले पार्ट का एरिया निकालोगे तो यहां से आपको वर्क डन ऑफ ए बी मिल जाएगा, ठीक है, और सेम आप अप्लाई कर दोगे 100 इंटू 10⁻³ और चेंज इन वॉल्यूम 300 इंटू 10⁻⁻⁶, आपको यहां से मिल जाएगा 30 जूल, ठीक है। और अगर आप सी से डी निकाल लोगे तो यहां से माइनस, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन पे है ना, कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसके अंदर का एरिया, किसके अंदर का, डी से सी का एरिया, मतलब ये पूरा एरिया लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस लाइन के अंदर का एरिया, सी से डी बस बोल रहा हूँ, तो सी से डी बस जब बोलेंगे तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 300, तो 300 इंटू 10⁻³ और ये भी 300 इंटू 10⁻⁻⁶, तो यहां से तुम्हारा आना चाहिए -90 जूल, फिर ये दोनों को ऐड करोगे -90 + 30 कितना हो गया -60, तो ये आ जाएगा -60, ठीक है। तो ओ क्योंकि ए से लेके डी तक और सी से लेके बी तक ये दोनों का जो वॉल्यूम है वो तो चेंज नहीं हो रहा था, तो वर्क डन वहां पे जीरो हो गया, वर्क डन सिर्फ क्या हो रहा है ए से बी यानी कि एक्सपांशन में और सी से डी यानी कंप्रेशन पे, तो नेट वर्क डन कितना हो गया -60 जूल, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगोज कंप्लीटली इनइलास्टिक वन डायमेंशन कोलिजन, और the body A moves with the velocity v1 while the body B is at rest before collision, the velocity of the system after collision is v2, है ना, कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है v2, तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पे हमारे पास एक बॉडी ए है, यहाँ पे एक बॉडी बी है, ठीक है, दोनों का मास सेम है एम एम, ठीक है, बिफोर कोलिजन, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला बिफोर कोलिजन है, इसको हम लिखते हैं u1, बिफोर कोलिजन जो a की वेलोसिटी है वो v1 है, और ये जो u2 है b की वेलोसिटी वो जीरो है, क्योंकि b क्या है रेस्ट पे है, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन दोनों, क्योंकि ये कौन सा कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है मतलब दोनों बॉडी साथ में मूव करेंगे, साथ में मूव करेंगे मतलब इन दोनों का मास m है और इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी कितनी v, जिसको इसमें क्या बोला है v2 है,
कॉमन वेलोसिटी कितनी है, v2 है। तो क्या होता है इसमें, एंगुलर मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व ना। तो क्या होगा, ये बिफोर कोलिजन, लेफ्ट हैंड साइड वाला बिफोर कोलिजन है या आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन क्या हो गया, m1u1 प्लस m2u2, एंड आफ्टर कोलिजन ये दोनों इनइलास्टिक कोलिजन है तो कंबाइन हो गए, एक साथ जाएंगे विद द कॉमन वेलोसिटी v2। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या है, m है, कॉमन निकाल लो, u1 की वैल्यू v1 है और दूसरे वाले की वेलोसिटी 0 हो गया, और m1 प्लस m2 मतलब 2m हो गया, और वेलोसिटी v2 है। तो ये m और m कैंसिल आ गया, v1 अपॉन v2 कितना हो गया, ये m और ये m यहाँ से कैंसिल, 2/1। ठीक है, तो वेलोसिटी का रेशियो कितना आ गया, 2/1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, पावर का क्वेश्चन दिख रहा है, यस, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t-1 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। देखो पावर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप बोलते हो कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, एनर्जी मतलब क्या होता है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि हमको इंस्टेंटेनियस बोला है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, एफ डी, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये आ जाएगा कितना, ds अपॉन dt। हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी थी। फोर्स कितना है, 5, ds अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो, d बाई dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 2t-1, ये कितना आ गया, 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10। सो ये आ जाएगा 10। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो होता है दैट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो आपको इसमें से ये देखना है कि कौन सा इसमें डायमेंशन लेस है, कौन सा कॉम्बिनेशन डायमेंशन लेस है। सो कैसे पता चलेगा, एंगुलर स्पीड, चलो सबका लिख लेते हैं फिर आप आंसर बता देना। तो एंगुलर स्पीड क्या होगा, एंगुलर स्पीड है एंगल पर यूनिट टाइम, है ना। एंगुलर स्पीड यानी कि इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एंगल का डायमेंशन लेस टी इनवर्स। ठीक है, एंगुलर स्पीड के साथ कॉम्बिनेशन स्ट्रेस क्या है, तो चलो स्ट्रेस को चेक कर लेते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये कितना होगा, फोर्स का डायमेंशन mlt-2, एंड एरिया कितना हो गया, L2, दैट इज ml-1t-2। ये भी डायमेंशन आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो दोनों मीटर मीटर में होगा, लेंथ अपॉन लेंथ, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, लेंथ का पावर 0, मतलब डायमेंशन लेस। तो ये क्या आ गया, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल दिख रहा है। व्हाट अबाउट एंगल, एंगल होता है आपका रेडियस अपॉन आर्क। सॉरी उल्टा हो गया, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क यानी लेंथ और रेडियस मतलब भी लेंथ, यानी कि ये दोनों कॉम्बिनेशन आपका क्या है, डायमेंशन लेस आ रहा है। ठीक है, तो एंगल डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, मतलब यही आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, एंगल डायमेंशन लेस है बट स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस है बट आर्क नहीं है। तो इसलिए सी और डी भी थर्ड और फोर्थ भी नहीं हो सकता, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ग्रेविटेशनल का क्वेश्चन है, द मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, अर्थ, एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहां पे लिख देते हैं, मास ऑफ प्लैनेट इज 1/10 ऑफ मास ऑफ अर्थ, एंड डायमीटर, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है। फॉर्मूला क्या होता है, G इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो मास का रेशियो लेते हैं, हमको क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट निकालना है। तो एक बार हम ले लेते हैं इसको प्लैनेट के लिए, तो प्लैनेट के लिए जी तो कांस्टेंट है, मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, एंड अर्थ के लिए मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर।
हमको रेशियो कैलकुलेट करना था प्लैनेट डिवाइडेड बाय अर्थ का, तो ये हो गया g इंटू एम पी अपॉन आर पी स्क्वायर इंटू जी इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, g और g कैंसिल हो गया, एम पी अपॉन एम ई यहां से लिख लो 1/10, और रेडियस डायमीटर दिया है तो रेडियस को हाफ हाफ करेंगे, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों डिवीजन में है, रेशियो ले रहे हो तो सेम रेशियो आप ले लो। कितना आ जाएगा ये 1 p अपॉन ई, ये हो गया 1/4, है ना, तो 1/4 मतलब 0.4 आ गया। सही है, स्क्वायर है ना, तो हाँ वन, इसलिए स्क्वायर इसलिए 1/4 ना, 1/2 का स्क्वायर की 1/4। ठीक है, तो ये हो गया रेशियो आपका जीपी अपॉन जीई का। ठीक है, तो प्लेनेट का आपको ग्रेविटेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जीई कितना है 9.8 ले लेते हैं और 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 3.92, है ना। ठीक है, 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्लियर, सारे स्टेप्स क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे मेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको जी पता होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सभी को याद ही होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। So that is the question from NLM. A horizontal force 10 Newton is applied to a block A as shown in figure. The mass of block A and B are 2 and 3 kg respectively. The block slides over a frictionless surface. तो यहाँ तो फ्रिक्शन भी हटा दिया है, मतलब ये क्वेश्चन और भी बहुत सिंपल हो गया है। तो अगर ये दो ब्लॉक एक साथ प्लेस्ड हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किस तरह मूव करेगा, राइट हैंड साइड मूव करेगा, और जब ये राइट हैंड साइड मूव करेगा विथ सम एक्सेलरेशन लेट अस से ए, तो जो ब्लॉक ए है वो ब्लॉक बी पे फोर्स लगाएगा, तो उसके रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, लेकिन टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन हमारे लिए इंटरनल फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सारे इंटरनल फोर्स को क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो पहला को जो पार्ट है हमको क्या कैलकुलेट करना है कि ए बी पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं नेट मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू नेट मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 10 का, टोटल मास कितना हो गया इन दोनों ब्लॉक का मिला के 3 + 2 5 इंटू एक्सेलरेशन, सो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको मालूम चल गया कि पूरा सिस्टम जो है कितने से एक्सेलरेट हो रहा है, 2 से एक्सेलरेट हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ब्लॉक ए का जो कि 2 kg का है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ये जो ब्लॉक है वो विथ एक्सेलरेशन ए मूव कर रहा है, ए बी पे फोर्स लगाएगा तो बी ए पे फोर्स लगाएगा, इस तरफ बी ए पे फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, ये लग जाएगा तुम्हारा टेंशन फोर्स बोल सकते हो इसको। और एक्चुअल फोर्स जो ब्लॉक ए पे लग रहा है वो कितना है 10 न्यूटन का है। बट क्योंकि पूरा जो सिस्टम है वो किस तरफ मूव कर रहा है, राइट साइड पे, तो फोर्स कौन सा वाला बड़ा होगा 10। ठीक है, तो 10 माइनस टी, जिस डायरेक्शन में सिस्टम मूव करता है उसी डायरेक्शन के फोर्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है ए ब्लॉक का, उसमें 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन पे हो रहा है, तो 10 माइनस टी इज इक्वल टू मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है ए। हमको निकालना क्या था टी, तो ये कितना हो गया 10 माइनस 2a, दैट मीन्स ए की वैल्यू 2 थी, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो टेंशन फोर्स कितना हो गया 6 न्यूटन, मतलब बी ए पे कितना फोर्स लगा रहा है 6 न्यूटन, और उसके रिएक्शन पे ए भी बी पे कितना फोर्स लगाएगा 6 न्यूटन। तो जो टेंशन फोर्स है वो क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, है ना। तो जितना बी ए पे लगाएगा उतना ही ए बी पे भी लगाएगा। तो ये वाला जो फोर्स हमने निकाला है टी, वो हमको दिख रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि बी ए पे लगा रहा है, और हमको निकालना क्या था ए बी पे कितना लगाएगा, तो ए भी बी पे कितना लगाएगा सेम फोर्स लगाएगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 10 न्यूटन, सॉरी 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। ठीक है, नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ये हम सभी को पता है कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ पे हमको क्या बोला है, देखो ये एटम ऑफ ईच एलिमेंट बोल दिया है। तो एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये ईच वर्ड यूज किया है। हर एलिमेंट स्टेबल होता है एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो ये हमको सभी को पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जब मूव करते हैं, या बोल सकते हो कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे मूव करते हैं, तो वहां पे क्या होता है एनर्जी का रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होती है उसके करस्पॉन्डिंग हमको कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम मिलता है, जो हम लोगों ने लास्ट में भी देखा था।
ठीक है, डिफरेंट सीरीज हमको मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम मिलता है। और हर एलिमेंट स्टेबल होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। लेकिन ये ओल्ड एनसीईआरटी का स्टेटमेंट था कि ईच एलिमेंट स्टेबल होता है, बट बाद में जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग न्यू एनसीईआरटी में इन्होंने लिख दिया है मोस्ट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, हर एलिमेंट स्टेबल नहीं होता है, ऐसा इनका कहना है। कैरेक्टरिस्टिक तो स्पेक्ट्रम सभी के लिए होगा, बट स्टेबल है कि नहीं है, तो हर एलिमेंट स्टेबल होता है, होना चाहता है, ये हमको जानते हैं। तो इसीलिए इसने क्या लिखा है बाद में, मोस्ट ऑफ एलिमेंट स्टेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन सारे नहीं होते। तो अब बच्चे के पास जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी हो सकता है, जो 1 साल 2 साल से ड्रॉप ले रहा है। ठीक है, तो अगर उसके पास पिछले साल और इसके पहले साल का एनसीईआरटी है तो उसमें ईच लिखा है, तो उन्होंने क्या करेक्ट कर दिया, ए और बी दोनों करेक्ट कर दिया। बट अगर न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे तो मोस्ट लिखा है, तो सिर्फ ये स्टेटमेंट का खेल है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि या तो ये दोनों जो जितने लोग ये स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट बोले हैं, और स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 करेक्ट, इन दोनों में से जिन्होंने भी 2 और 4 को टिक लगाया है उनको इसमें मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मतलब 2 आंसर इसमें से चूज करे जाएंगे, 2 भी और 4 भी। ठीक है, 2 और 4 दोनों ही हम करेक्ट मान के चलेंगे। बोनस मिलना थोड़ा सा कम चांस है ना, क्योंकि हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने आंसर 1 दिया हो, किसी ने 3 दिया हो, क्योंकि हो सकता है कि कोई जस्ट गेस कर दिया हो, तुक्का लगा दिया हो, है ना, तो उनको भी फिर उसका एडवांटेज मिल जाएगा वो मार्क्स का। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 2 और 4 जिन्होंने टिक किया है उनको ही इसमें मार्क्स मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेगा। बोनस नहीं होना चाहिए, 2 आंसर्स इसके करेक्ट लेना चाहिए उनको। ठीक है, अब आ जाओ, ये वर्नियर कैलिपर यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर्स का। इन ए वर्नियर कैलिपर्स n प्लस डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n डिविजन ऑफ मेन स्केल, if one main scale represents 0.1 millimeter, then the vernier constant in centimeter मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसमें क्या बोला है, n+1 डिवीजन। ठीक है, n+1 डिवीजन इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, है ना, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये किसका, कौन सा, n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल is equal to n division of main scale. So 1 division of vernier scale क्या हो जाएगा, 1 division of vernier scale ये कितना हो जाएगा, n upon n+1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, हमको निकालना क्या है, लीस्ट काउंट, पहला स्टेप लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना होगा, लीस्ट काउंट होगा 1 वर्नियर स्केल 1 MSD माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 MSD माइनस n अपॉन n+1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया मेन स्केल डिवीजन, n+1 माइनस n, 1 अपॉन n+1। ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट मींस लीस्ट काउंट। अब मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ है, 0.1, तो यहाँ पे आ गया 0.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय n+1। अब आप इसको लिख सकते हो 10⁻⁻4 अपॉन n+1। ये किस में आ जाएगा, मीटर में, आपको लिखना किस में था, सेंटीमीटर में, तो 10⁻⁻2 को छोड़ दो। ठीक है, अब n+1 कर लो, तो ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, 10⁻⁻4 में 10⁻⁻2 को हम लोगों ने यूज कर लिया सेंटीमीटर लिखने में, तो 10⁻⁻2 मतलब 1/100, तो कितना आ जाएगा, 1/100 n+1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ए पार्टिकल मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा कि वेरी करेगा, ये हमको आपको बताना है। ठीक है, ये हम ले लेते हैं, दो अलग अलग डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो इसमें क्या होना चाहिए, ए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म है मतलब चेंज नहीं हो रहा स्पीड की वैल्यू। यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो स्पीड का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये इस डायरेक्शन पे है और वैल्यू v है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी सेम है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो वेलोसिटी सेम है, यहाँ पे वेलोसिटी देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है, सॉरी स्पीड सेम है, स्पीड v है मान लो, यहाँ पे भी स्पीड v है, यहाँ पे भी स्पीड v है, यहाँ पे भी स्पीड है।
स्पीड सेम है, बट वेलोसिटी क्या दिख रही है आपको? वेलोसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है। इनका जो स्पीड है वो सेम है, यानी कि अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो वो 10 मीटर पर सेकंड हर पॉइंट पे है, दिख रहा है हमको। बट ठीक है, बट क्या हो रहा है, इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी क्या होगी? वेरी करेगी। ठीक है, वेलोसिटी वेरी करेगी। तो वेलोसिटी वेरी कर रहा है। अब एक्सेलरेशन, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर जो हो गया और रेडियस हो गया। तो ये जो वेलोसिटी वी जो है वो कांस्टेंट है, तो वी कांस्टेंट है और रेडियस भी कांस्टेंट है, तो आपको क्या लगेगा कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। बट एक्सेलरेशन भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वी हैव टू लुक फॉर इट्स डायरेक्शन ऑल्सो। तो इसका डायरेक्शन किधर होता है? वेलोसिटी का यहाँ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होता है? टुवर्ड्स सेंटर, है ना? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ लगता है? टुवर्ड्स सेंटर। तो उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि F इज इक्वल टू ma। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है, फोर्स आपको पता है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है टुवर्ड्स सेंटर लगता है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या होगा? टुवर्ड्स सेंटर होगा। तो टुवर्ड्स सेंटर होगा मतलब क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इनवर्ड डाउनवर्ड बोल सकते हो, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो सॉरी, यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या बोलोगे? वेस्ट डायरेक्शन पे। यहाँ पे आ जाओगे तो क्या बोलोगे? नॉर्थ डायरेक्शन में। यहाँ पे आ जाओगे तो क्या बोलोगे? ईस्ट डायरेक्शन पे। तो इस तरीके से जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा। तो वेरिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, तो वेरिंग एक्सेलरेशन, वेरिंग वेलोसिटी, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, a bob is whirled in a horizontal plane by means of a string with a initial speed of omega rpm. The tension in the string is t if the velocity becomes 2 omega while keeping the radius same. Okay, the tension in the string is, so हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसा एक बॉब है यहाँ पे, इसको हम रोटेट कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है, और इसका रेडियस है आर। ठीक, सो अब अगेन सेम वही क्वेश्चन जो प्रीवियस था। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ट फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कौन सा लगेगा? क्योंकि स्ट्रिंग से आपने बांध के इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोटेट कर रहे हो, तो आप इसको ऐसा रोटेट करोगे, रोटेट हो रहा है तो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या होगा? स्ट्रिंग के फोर्स यानी टेंशन फोर्स के इक्वल होगा। और फोर्स कितना होगा? ठीक है, तो वो फोर्स कितना हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय रेडियस आर। एन वी इज इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा आर। तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर। तो टेंशन मास क्या है यहाँ पे? देखो सेम रेडियस है तो आर कांस्टेंट। ठीक है, मास तो एक ही बॉडी है ना? इसकी स्पीड को बस हम चेंज कर रहे हैं ना, जो बॉब है वो तो सेम है, स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा, तो स्पीड को हम चेंज कर रहे हैं, तो मास भी इस बॉब का क्या है? कांस्टेंट है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो टेंशन है वो ओमेगा स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब अगर मैं इसको 2 ओमेगा करूंगा तो ये कितना हो जाना चाहिए? तो अगर मैं इसको 2 ओमेगा कर दिया तो जो मेरा न्यू टेंशन होगा वो कितना हो जाएगा? 4 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर मतलब टी, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ टी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू होल स्क्वायर। आप यहाँ से टी टू की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आ जाएगा आपका 4 इंटू टी वन। ठीक है, तो ऐसे लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे डायरेक्ट रिलेशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ ए स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड द यंग्स मॉडुलस रिस्पेक्टिवली आर 8 इंटू 10 8 न्यूटन मीटर टू द पावर माइनस 2 एंड 2 इंटू 10 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना? यस, सो इलास्टिक लिमिट मतलब मैक्सिमम कितना हम इसको अप्लाई करें कि वो ब्रेक ना हो, मैक्सिमम स्ट्रेस।
ठीक है, इलास्टिक लिमिट मतलब क्या होता है, एक मैक्सिमम स्ट्रेस जब कितना हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, और यंग मॉडुलस का वैल्यू कितना होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस कितना है, इसको हम लिख लेते हैं, स्ट्रेस मतलब इलास्टिक लिमिट हो गया। अरे ठीक है, और ये पहले तो इसको मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ, है ना, और हमको क्या बोला, यंग मॉडुलस हमको क्या बताना था, मैक्सिमम इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल बताना है। और स्ट्रेस मतलब क्या हो गया, इलास्टिक लिमिट हो गया। जो इलास्टिक लिमिट होगा उस और यंग मॉडुलस दोनों का यूनिट सेम होता है क्योंकि स्ट्रेन डायमेंशन लेस। तो हमको बताना है डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या हो गया, इलास्टिक लिमिट इंटू एल डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। इलास्टिक लिमिट कितना था, 8 इंटू 10⁸8, लेंथ कितना है 1, यंग मॉडुलस कितना है 2 इंटू 10⁻11, 1 मीटर में है, ठीक है। ठीक, तो ये आ जाएगा 4 और ये हो गया 10⁻³ ठीक है, ये मीटर में आ गया, यानी कि 4 मिलीमीटर। ठीक है, 4 मिलीमीटर बोल सकते हैं इसको, 4। ठीक है, इजी क्वेश्चन, अगेन यंग मॉडल्स का डायरेक्ट क्वेश्चन। A thin flat circular disc of radius 4.5 is placed gently over the surface of water. सरफेस ऑफ वाटर पे आपका एक थिन सर्कुलर डिस्क रखा हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से, इसमें वाटर है, ठीक है, ये यहाँ पे एक आपका थिन डिस्क रखा हुआ है, ठीक है, ये डिस्क है, इसका सर्टेन रेडियस होगा, ये दिया हुआ है ना, तो इसका रेडियस मान लेते हैं। सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है, देन द एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस, है ना, आपको इसको बाहर की तरफ निकालना है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हमको पता है कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन मतलब होता है फोर्स, दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या, जिसके जितने पार्ट में उसमें पानी फोर्स लगा रहा है ना, तो कितना फोर्स लग जाएगा, यहाँ पे हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से, फोर्स की वैल्यू, ये जो फोर्स है, सरफेस टेंशन कितना है 0.07, लेंथ कितना लोगे, लेंथ होगा इसका डिस्क का सरकमफ्रेंस 2πr, है ना, 2π×r, लेंथ कितना हो गया 2π×r, यानी कि 4.5 इंटू 10⁻²। तो ये तो इजी हो गया, पाई को हम लोग 22/7 ले लेते हैं, ठीक है, तो मेरे को लगता है ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा, इंटू 4.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, यहाँ से इसको हटा दो, डेसिमल को ये 100 कर लेते हैं, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, यहाँ से इसको हटा दो तो यहाँ पे 10 कर लेते हैं, तो ये 44 × 45, 44 × 45 यही आएगा ना, ये हो गया 44 × 45 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो 44 × 45 कितना होना चाहिए, 45 × 45 ये तो होता है मेरा 2025, और मुझे मिली में निकालना होगा तो 20, तो ये 20.25, 45 × 45 करेंगे तो 20.25 मिली न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो 20 क्योंकि एक 44 है, मतलब सिर्फ 20 से कम आना चाहिए, जस्ट कम, मतलब 19.8, आप सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा 44 × 45, तो 45 का स्क्वायर 2025 होता है। ठीक है, तो 2025 और 2 के बाद डेसिमल लगा दिए, क्योंकि मैंने मिली में लिखा है तो 10⁻⁻² बचेगा, तो -2 को मैंने यहाँ पे लगा दिया और 10⁻³ को मैंने मिली में यूज कर लिया। ठीक है, तो 20.25 मिली न्यूटन आ रहा है, क्योंकि मैंने 45 × 45 किया, बट एक्चुअल में तो 44 करना था, तो 44 करोगे तो 20 से कम आएगा, मतलब 19.8। ठीक, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड इन द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन पे आपका रोटेशन हो रहा है, आपको क्या बोला है, लेंथ 400 ग्राम है, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इनफैक्ट दिया हुआ है, तो लेंथ बताना है, लेंथ ऑफ 400 ग्राम रॉड,
कितना होता है यहाँ सेंटर पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के सेंटर पे होता है ml² by 12। ठीक है, यहाँ पे जब एक कॉर्नर पे निकालते हैं तो कितना होता है ml²by 6। सो ये कितना आ जाएगा, मास है आपका 400 ग्राम। ठीक है, तो इसको 400 ग्राम, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में तो वैसे ही रहने दो। लेंथ हमको कैलकुलेट करना है, तो L² / 12 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो ये 12 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तुम्हारा 2400 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया 72। तो L इज इक्वल टू कितना आ रहा है 72 रूट में। 72 मतलब कितना हो गया, 8 से ज्यादा 9 से कम, है ना। 72 मतलब 8 से ज्यादा 9 से कम, करेक्ट। 8 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 64, 9 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 81। तुम्हारे पास वैल्यू क्या है 72, 8 और 9 के बीच में एक ही आंसर है 8.5, तो यही आएगा। ठीक है 8.5, क्लियर, इजी क्वेश्चन। डायरेक्ट रॉड वाला तो आपको पता ही है ना, रॉड का तो सबसे आसान होता है। बाकी मैंने आपको ट्रिक भी बताया हुआ है कि कैसे आते हैं ना, आरसीएस डीसीएस, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है वो जानते हैं कि किस तरीके से मैं सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद कराता हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, so a force defined by F is equal to alpha t square plus beta t act on a particle at a given time t, the factor which is dimensionless। तो dimensionless आपको करना है ना, मतलब कौन सा ये चारों में कौन सा क्वांटिटी है जिसमें हमको डायमेंशनलेस मिलेगा, ये हमको देखना है। तो फोर्स इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। ठीक है, फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ml t - 2। अब आपके पास टी स्क्वायर है, मतलब ये टाइम है, तो टी स्क्वायर ऑलरेडी है। बीटा का डायमेंशन मुझे नहीं पता है, तो टी का पता है, टी आ गया। अब मुझे देखो, आपको मालूम है कि डायमेंशन मैच होने चाहिए। अगर आप किसी भी इक्वेशन को इक्वल कर रहे हो, तो इक्वल कर रहे हो मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन मैच होने चाहिए, और जिनको आप ऐड कर रहे हो उनके भी डायमेंशन सेम होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन है अल्फा टी स्क्वायर का, है ना, वो आपका कितना आना चाहिए ml t - 2 आना चाहिए। तो ml t - 2 आने के लिए m और l होना जरूरी है, तो m और l अल्फा का डायमेंशन लिख रहा हूं मैं। तो अल्फा का डायमेंशन क्या होना चाहिए ml, और t - 2 होना चाहिए। मेरे पास क्या है ऑलरेडी टी स्क्वायर है, तो मैं क्या इसको t - 4 लिख सकता हूं। ठीक है, तो मेरा अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा ml t - 4। ठीक है, अब यहां पे t है, तो मैं इसको क्या करूंगा ml t - 3 कर दूंगा। ठीक है, ml t - 3 कर दूंगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा टी से, ml t - 2 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स के इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन मैच हो जाएगा। मतलब बीटा का डायमेंशन क्या है ml t - 3। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फैक्टर डायमेंशनलेस हो सकता है क्या है, इन दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको अल्फा और बीटा को कांस्टेंट लाना है, मतलब कि डायमेंशनलेस बनाना पड़ेगा। डायमेंशनलेस कब बनेगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो m और l कभी कैंसिल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए आपका मल्टीप्लीकेशन वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते जहां पे अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप आ जाओ ऑप्शन नंबर 2 पे। तो ऑप्शन नंबर 2 पे बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा करते हैं, तो बीटा है ml t - 3 डिवाइडेड बाय अल्फा है ml t - 4 मल्टीप्लाइड विथ t। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाओगे कितना हो गया, ये m और l तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और t हो गया तुम्हारा +1, और यहाँ पे भी आ जाएगा t, तो मतलब कितना आ गया टी स्क्वायर, मतलब 2 भी नहीं हो सकता, मतलब यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, चेक कर लो कितना आएगा। अल्फा अल्फा का है ml t - 4 इंटू टी डिवाइडेड बाय ml t - 3। अब देखो ये ml कैंसिल हो गया, ये t - 4 और t मिलके क्या बन गया t - 3, और ये भी t - 3, तो यहाँ पे क्या आ गया t का पावर 0, मतलब डायमेंशनलेस। तो ये डायमेंशनलेस हो गया, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, डायमेंशन का क्वेश्चन है, इजी है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अगेन तुम्हारा इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा हीट का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मतलब बोल सकते हो कि थर्मल एक्सपांशन का क्वेश्चन है। सो ए मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस 0.5 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन इज 10 to the power -5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। लेंथ 1 मीटर, एरिया भी हमको दिया हुआ है, एंड इज हीटेड फ्रॉम द 0 to 100 विदाउट एक्सपांशन एंड द बेंडिंग। सो द कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, कंप्रेसिव फोर्स। ओके, सो हमारे पास क्या है, यंग मॉडुलस है, तो चलो फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, अभी हमने देखा था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस क्या हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल अपॉन।
हमको क्या निकालना है, देखो फोर्स निकालना है, ठीक है। तो फोर्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एल, और यहाँ पे डेल्टा एल इंटू ए आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना था फोर्स, फोर्स कैलकुलेट करना है, तो y इंटू डेल्टा एल इंटू ए, है ना, y इंटू डेल्टा एल इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। सो y ये हो गया अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, एल अल्फा टी, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे y यंग मॉडुलस का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यंग मॉडुलस का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 0.5 ना, कितना है 0.5, एक सेकेंड, ये यंग मॉडुलस वाला ये ना, ठीक है। एक एल छूट गया, ओके, एल छूट गया। तो ये कितना आ गया, 0.5 इंटू 10⁻11 इंटू अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन 10⁻⁻5, एरिया 10⁻⁻3। देखो डायमेंशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। एल और एल तो कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 टर्म है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर 100, ठीक, कितना आएगा ये, 13 - 8, 0.5 इंटू 13, ये वाला दोनों प्लस में, 13 - 8 हो गया कितना, 5, ठीक। और इसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन, इतना आना चाहिए। 5 इंटू 10⁻4, ये 50 इंटू 10⁻3, ठीक है, 50 इंटू 10⁻3, क्लियर। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन सेम वही फॉर्मूला जो हम लोग यूज किए थे, बस अब स्ट्रेस भी हम लोग ने देखे थे डायमेंशन वाले में, फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से। बाकी आपको बस ये पता होना चाहिए कि चेंज इन लेंथ जो है वो कैसे निकलता है, तो उसके लिए हमको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है, हम उसका यूज कर लेंगे अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल से, और फिर वो एल और एल कैंसिल हो गया, तो एल की जरूरत ही नहीं हमको यहाँ पे, लेंथ इसलिए ये 1 मीटर दिया है, बट उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ये कितना, ये द वेलोसिटी है ना, द वेलोसिटी v की प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी इज शोन इन फिगर। अच्छा, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है vt का, आपको एक्सेलरेशन बताना है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। तो आपको ये देखना है कि इस ग्राफ को डिफरेंशिएट करने पे आपको इसमें से कौन सा ग्राफ मिलेगा। तो अगर आप इसमें फर्स्ट वाले ग्राफ को देखो, है ना, फर्स्ट वाली लाइन को, तो अगर मैं इसको सपोज करो ऐसा एक्सटेंड करता हूं, तो पीछे की तरफ मान लो, तो ये कहां पे कट करेगा, वाई एक्सिस को, कहीं पे निगेटिव एक्सिस, वाई एक्सिस पे, निगेटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है ना, स्लोप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा, यानी कि स्लोप इसका क्या है, पॉजिटिव है। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव है, तो आप इसका कोई एक रैंडम इक्वेशन मान लो, मैं आपको बता रहा हूं, मान लो इस टाइप के ग्राफ का इक्वेशन, स्लोप पॉजिटिव है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2x - 1, ऐसा कोई इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये सेटिस्फाई करेगा इस टाइप के ग्राफ को। वैल्यू के बारे में देखो मेरे को नहीं पता, वैल्यू दिया भी नहीं हुआ है, तो वैल्यू के बारे में पता नहीं, मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इस टाइप के स्ट्रेट लाइन को डिफरेंशिएट करते हो तो आपका क्या वैल्यू मिलता है ना। तो आपको ये क्लियर है कि अगर मैं इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, तो वो वाई एक्सिस को निगेटिव में कट करेगा। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है mx प्लस सी। तो mx प्लस सी में c जो होता है वो इंटरसेक्शन विद y एक्सिस होता है, यानी कि y एक्सिस को वो निगेटिव एक्सिस पे कट करेगा, तो ये y एक्सिस को निगेटिव एक्सिस में कट करेगा, इसलिए मैंने एक निगेटिव वैल्यू चूज कर लिया c का। और स्लोप क्योंकि मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं टाइम को बढ़ा रहा हूं, v का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है ना, जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्लोप वेलोसिटी जो है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, पहले निगेटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया, मतलब बढ़ रहा है, तो यानी कि स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए मैंने स्लोप +2 ले लिया। अब अगर मान लो मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो मुझे मिलता है 2, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक्सिस को तो तुम छोड़ दो, y हो, x हो, v हो, t हो, कुछ भी हो, बट ये समझ में आया कि अगर मैं किसी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे कांस्टेंट मिलेगा, और कांस्टेंट भी कैसा कांस्टेंट, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो डिफरेंशिएशन भी पॉजिटिव होगा। तो देखो यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव था, और वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए,
ठीक है, तो वैल्यू कांस्टेंट, यहाँ पे देखो वैल्यू कांस्टेंट जरूर है बट वो वैल्यू निगेटिव है। यहाँ पे तो वैल्यू कांस्टेंट ही नहीं है, चेंज हो रही है। यहाँ पे भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो वैल्यू कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, सिमिलरली ये निगेटिव है, तो निगेटिव है तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये कहीं पे कट करेगा, वो पीछे की तरफ, और पॉजिटिव वाई एक्सिस में कट करेगा। तो जैसे मान लो कोई इक्वेशन ले लेते हैं 5x+2, और स्लोप क्या है, निगेटिव है। स्लोप निगेटिव है क्योंकि जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ा रहे हो वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई इक्वेशन ऐसा बन सकता है। इस ग्राफ को सेटिस्फाई करने वाला प्लॉट, इस वाले ग्राफ को, इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करने वाला जो प्लॉट बनेगा उसका स्लोप निगेटिव होगा। तो इस बार अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे माइनस कांस्टेंट मिलेगा। तो कांस्टेंट मिलेगा लेकिन निगेटिव में मिलना चाहिए। कहां पे, जब आप इस तरफ आओगे, इस रेंज में थोड़ी देर बाद, तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव कांस्टेंट मिला, फिर यहाँ पे तुमको निगेटिव कांस्टेंट मिला। यानी कि क्या है इसका, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये निगेटिव कांस्टेंट, ठीक है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो डिफरेंशिएट करने पे पॉजिटिव कांस्टेंट, स्लोप अगर निगेटिव है तो डिफरेंशिएट करने पे निगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। टू हीटर, two heater A and B have power rating of 1 kilowatt and 2 kilowatt respectively. Those are first connected in series and then in parallel to fix a power source. अब देखो हीट रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द टू केसेस निकालना है, सीरीज और पैरेलल। अब आप इसमें सोचो, हीटर मतलब क्या होता है, क्वाइल। क्वाइल मतलब क्या होता है, रजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस हम लोग लेंगे, है ना, हम लोग क्या लेते हैं, रेजिस्टेंस। अब पहले जब वो सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, तो क्या होता है, R1+R2। ठीक है, और P पावर जो होता है उसको अगर आप रिलेट करोगे रेजिस्टेंस से तो क्या होता है, वो I² × R। नो, ये नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, बिकॉज हमको क्या बोला है, पावर सोर्स फिक्स है। मतलब जो सोर्स है, जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है वो फिक्स है, यानी कि वोल्टेज कांस्टेंट है। तो वोल्टेज जब कांस्टेंट है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, V²/R। तो पावर की वैल्यू V²/R यूज करेंगे, जिसमें फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स है। जो सोर्स है वो कांस्टेंट, मतलब पावर जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पावर जो आएगा सीरीज के केस में, वो फर्स्ट वाला पावर यानी फर्स्ट हीटर का पावर डिवाइडेड बाय सेकंड हीटर का पावर। तो कितना आ जाएगा पावर इन सीरीज, इसको हम लिखते हैं P1 × P2/P1 + P2। डायरेक्ट फॉर्मूला भी है जिनको याद होगा। ठीक है, अब सेम आप यूज करोगे पैरेलल के लिए, तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। ठीक है, 1/R मतलब कितना हो गया, पावर इन केस ऑफ पैरेलल। ये हो गया पावर फर्स्ट केस में, पावर इन सेकंड केस। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गया। इन्हीं दोनों का हमको रेशियो लेना है, सीरीज डिवाइडेड बाय पैरेलल। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया P1 P2/P1 + P2, एंड ये P पैरेलल कितना है, इक्वेशन नंबर 2 से P1 + P2। ठीक है, तो ये दोनों का स्क्वायर हो गया। P1 P2 कितना है, 1 × 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2/9, है ना, 2/9। यस, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2/9। इजी, इजी। बस आपको क्या देखना है, रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसे है पावर के साथ। वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता रहता है, लेकिन मैं आपको डिराइव करके भी दिखा दिया हूँ कि आपको कैसे यूज करना है। ये वाला यूज नहीं करना है बिकॉज फिक्स्ड सोर्स है। बाकी V²/R से निकल। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टीवी कर्व ऑफ आइडियल गैस, है ना, देखो ये आइडियल गैस दिया हुआ है। आइडियल गैस के केस में टीवी ग्राफ, ये कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ दिया हुआ है आपको। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। वाई एक्सिस में टी है तो टी इज इक्वल टू P/N/R × V, है ना। ग्राफ किसके दिया, टीवी का। ये वाला हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये वाला वॉल्यूम जो है वो एक्स एक्सिस है। तो हमारा y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनता है ना। तो ये सारे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, देखो। अब आपको दिख रहा है क्या है, स्लोप। स्लोप कितना है, स्लोप इज इक्वल टू P/NR। तो किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है, यहां से स्लोप क्या होता है, ये वाला स्लोप, एंगल, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। तो यहां से अगर आप एंगल का मेजरमेंट करोगे तो P1 सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद P2 है, उसके बाद P3 है। तो स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर।
है ना। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। तो हमको पूछा था कि किसके केस में प्रेशर का रिलेशन निकालना है ना, कि ज्यादा होगा कम होगा, ये रिलेशन हमको निकालना है। तो P1 सबसे ज्यादा होगा क्योंकि स्लोप ज्यादा है, फिर P2, फिर P3। तो P1 सबसे ज्यादा, P2 फिर P3। ठीक है। देन if the mass of the bob of a simple pendulum is increased to thrice of its original mass and its length is made half of original length, then the new time period of oscillation is x by 2 of original time period, then the value of x is. So time period क्या होता है simple pendulum का? 2 pi root over L by G. It is independent of mass. ठीक है, मास के इंडिपेंडेंट है, तो मास से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मास को चेंज करो से कोई मतलब नहीं है, ये थ्राइस कर रहा है, लेंथ को हाफ कर रहा है। तो जब लेंथ को हाफ कर रहा है तो जो आपका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो प्रीवियस का कितना हो गया, x बाय 2 हो गया। तो प्रीवियस कितना था, 2 पाई रूट ओवर L बाय जी, ये प्रीवियस है, ये प्रीवियस था। तो कितना हो गया उसका, x बाय 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये वाला कितना हो गया, x बाय 2 टाइम्स हो गया। सो x बाय 2 टाइम्स किसका, जब लेंथ को आपने क्या कर दिया, हाफ। तो 2 पाई, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा उसका, L बाय 2G। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है वो प्रीवियस वाले टाइम पीरियड का कितना है, x बाय 2 टाइम्स। क्लियर। ये वाला जो टाइम पीरियड है, जब आपने लेंथ को हाफ कर दिया तो जो पुराना टाइम पीरियड था, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन था, वो कितना हो गया, x बाय 2 टाइम्स। तो ये पुराना वाला ऑसिलेशन था, ये कितना हो गया, x बाय 2 टाइम्स। कब, जब लेंथ को हाफ किए। तो यहां से आप इक्वेट करके निकाल सकते हो, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा, 1 बाय रूट 2 बचेगा। तो x इज इक्वल टू 2 बाय रूट 2, यानी कि रूट 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट, ये वाला 12th वाला क्वेश्चन था, विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, तो दे ट्रेवल विद द स्पीड इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसा है ये। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट ए, ये वाला जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, सी के। सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट में ट्रेवल करता है कब, जब ये फ्री स्पेस है, जब कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है। तो ये करेक्ट है। एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में। दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स नेचर का क्या मतलब होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इट इज नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द चार्ज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। 22nd, इफ द मास ऑफ द प्लेनेट, ये हो गया ना, अच्छा ये हो गया ऑलरेडी 3.92। ओके, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ मास कैपिटल M and radius capital R in a circular orbit at an altitude of 2r from the surface of earth। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये अर्थ है ना, ये अर्थ है और इसका रेडियस आर दिया हुआ है, कैपिटल आर। ठीक है, यहां से आपने सैटेलाइट को लॉन्च किया कितने हाइट पे, ऐसा मान लो कि ये वाला जो हाइट है, यहाँ पे आपने सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हो आप। ठीक है, यहाँ पे कितना हाइट हो गया, ये अर्थ सरफेस से 2r, अर्थ सरफेस से 2r। ठीक है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, मिनिमम एनर्जी, तो कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी एनर्जी लगेगी ये आपको निकालना है। तो कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा जब वो अर्थ सरफेस पे है वहां से 2r हाइट तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो टोटल वर्क डन, तो इसमें हम लोग क्या लेके आएंगे, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा यहां से यहां तक ले जाने में, कितना एनर्जी खर्च हो रहा है। तो जब फाइनल एनर्जी कितना होगा, फाइनल एनर्जी कितना होना चाहिए, मतलब जब यहां पे जब सैटेलाइट है, ठीक है, और सरफेस पे, तो वो तो सिर्फ कितने डिस्टेंस पे है, आर हाइट पे है।
ठीक है, तो वहां पे कितना आ जाएगा, जी एम इंटू एम अपॉन आर, इतना एनर्जी विथ माइनस है, इतना इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। फिर इस सैटेलाइट को आप कुछ वेलोसिटी दोगे, मतलब कुछ फोर्स लगाओगे, तभी तो, मतलब उसके पास वेलोसिटी रहेगी, तभी तो वो मूव करके कितने डिस्टेंस पे आएगा, 2r पे। तो मतलब उस समय उसके पास एक क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इनिशियल एनर्जी, ये हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या है, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि वो कहां पे है, अर्थ सरफेस पे है। जब वो अपने फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा, मतलब इस ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा जो कि 2r डिस्टेंस पे है, तो उस समय वो अर्थ से कितना दूर है, तो अर्थ से वो टोटल 3r डिस्टेंस है। सेंटर ऑफ अर्थ से कितना डिस्टेंस है, 3r डिस्टेंस है। यहां से यहां तक का r डिस्टेंस, ये वाला r भी लोगे, और फिर ये 2r, तो सेंटर से 3r डिस्टेंस हो गया। प्लस इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, एक आपकी एनर्जी आ जाएगी, कौन सी वाली, हाफ एम बी स्क्वायर। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको मालूम है, उसके हिसाब से आप यहां पे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन 2 इंटू आर, और आर कितना है, 3। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 6r। ठीक है, तो फाइनल आ जाएगा माइनस, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो फाइनल एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जी एम एम अपॉन 6r विथ माइनस साइन। ठीक है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला जी एम अपॉन आर से आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके जी के टर्म्स में रहेगा, उसको कैपिटल जी के टर्म्स में लिख सकते हो। जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर होता है, तो जी आर के टर्म्स में आएगा तो उसको कैपिटल जी एम लिख लेंगे। ठीक है, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी आपको मालूम होगा टोटल एनर्जी कितना होता है, जी एम एम अपॉन 2 इंटू आर। अब ये जो यहाँ पे पहुंच गया है, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस 3r है, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर करोगे, आर कितना है 3r, तो 2 इंटू 3r कितना हो गया, 6r। तो वहां से भी आ जाएगा। फाइनल एनर्जी भी मालूम हो गया, माइनस जी एम एम अपॉन 6r, माइनस माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर, कितना हो गया ये, माइनस जी एम एम अपॉन 6r प्लस जी एम एम अपॉन आर। तो फाइनली कितना आ जाएगा, ये एल्शियम ले लो, 6r, यहां से कितना आ गया, माइनस जी एम एम, यहां से कितना आ जाएगा, प्लस 6 जी एम एम। तो 6 माइनस 1 इज 5, तो 5 जी एम इंटू एम अपॉन 6r। यस, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ले लोगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, 2 जी एम एम अपॉन 3r किसी का आएगा अगर वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लेता है। मतलब ये मान ले कि जी एम एम अपॉन 3r डिस्टेंस पे हो गया फाइनली, और इनिशियली कहां पे था, माइनस जी एम एम अपॉन आर पे था। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जैसे यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो ये इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, जी एम एम यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 3r। तो ये आएगा। जब आप ये नहीं कंसिडर करोगे कि जब वो एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि वो वहां पे मूव कर रहा है, राइट, ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो ऑर्बिट में जब मूव करेगा तो उसके पास जो वेलोसिटी रहेगी, वो वाली वेलोसिटी हाफ एम बी स्क्वायर, और साथ में उसके बाद दो एनर्जी है, यहां से यहां तक मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, वो जो फाइनल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन ही तो लगाए हम लोग, तो फाइनल कितना एनर्जी था, तो जब वो ऑर्बिट पे मूव कर रहा है तो उसके पास कितनी वेलोसिटी है, वी नॉट, तो वहां से उसके पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी, वो कितना हो गया, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और स्टार्टिंग में क्या, उस हाइट पे पहुंच गया तो कितनी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पहले कहां पे था, अर्थ सरफेस था, तो वहां पे सिर्फ क्या था, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, सो गाइज मेरे ख्याल से मैंने पूरे 50 क्वेश्चन जो है वो कवर कर दिए हैं नीट के। अब हम लोग यहाँ से और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसको सॉल्व करते जाएंगे चैप्टर वाइज। और अगर आपको थ्योरेटिकल किसी भी टॉपिक पे डाउट है, फिजिक्स के ओवरऑल कहीं से भी कोई भी टॉपिक पर्टिकुलर अगर आपको डाउट है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, उससे रिलेटेड मैं एक आपके लिए वीडियो बनाते जाऊंगा। तो जितने ज्यादा कमेंट आते जाएंगे उतना उसके अकॉर्डिंग आपको इस चैनल पे वीडियो मिलते जाएगा। बाकी मेरा नेक्स्ट प्लान जो है वो प्रीवियस ईयर के नीट के जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हर चैप्टर का हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे जितने भी लास्ट 30 इयर्स 35 इयर्स के, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ नीट 2024। क्योंकि 2025 के लिए क्या सिलेबस होगा वो हम नहीं जानते हैं, तो 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो ओमिटेड पार्ट है उसके क्वेश्चंस को हम नहीं लेंगे। ओके, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स। और जो भी मेरे गेट के स्टूडेंट्स हैं, गाइज डू शेयर विथ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिलेटिव्स एंड देयर फ्रेंड्स। जो भी पॉसिबिलिटीज है इस चैनल को कोशिश करो कि और हम ग्रो करें
और हम इसको नीट का एक अच्छा चैनल बनाए, क्योंकि हम इसमें नीट जेई के सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू।